गर्म दोपहर की तेज धूप उसके सिर पर ऐसे बरस रही थी मानो आग बरसा रही हो। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल था। ऊपर से भूख के मारे पेट में ऐंठन सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर अब कुछ खा ले नहीं तो यहीं गिरकर बेहोश हो जाएगी। वो सुबह से मोहल्ले के बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ा रही थी और अभी कुछ घर और बाकी थे जहाँ पढ़ाना था। सुबह भी वह बिना नाश्ता किए घर से निकल गई थी क्योंकि घर का सारा काम निपटाने के बाद उसके पास इतना समय ही नहीं बचा कि कुछ खा ले। जल्दी जल्दी में कपड़े बदल कर वह पढ़ाने निकल पड़ी थी। अब जब भूख से हालत खराब हो रही थी तब उसे एहसास हो रहा था कि खाली पेट इंसान को किस तरह कमजोर और परेशान कर देता है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, सामने ड्राइंग रूम में उसकी चाची प्रमिला जी बैठी थी। चित्रा ने उन्हें देखा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी चाची ने ताने भरी निगाहों से उसे देखा। आज तो बड़ी जल्दी घर आ गई, वरना तो तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं होता कि कब आती हो और कहाँ रहती हो। प्रमिला जी ने रूखे लहजे में कहा। चित्रा ने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखा। चाची की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी, जैसे उसका होना ही उन्हें खलता हो। चाची, भूख लगी थी, खाने के लिए घर आई हूँ। सुबह भी नाश्ता नहीं कर पाई थी, थोड़ी देर में फिर पढ़ाने जाना है, चित्रा ने धीमे और डरते डरते कहा। चाची ने घूरते हुए देखा। चित्रा ने उनके चेहरे पर चढ़ते हुए तमतमाए भाव पहचान लिए और चुपचाप अपना बैग वहीं रखकर रसोई में चली गई। सुबह ही वह दाल और रोटियां बनाकर रख गई थी। उसने एक प्लेट में थोड़ी दाल और चूल्हे पर रखी टोकरी से एक रोटी निकाली और वहीं किचन के कोने वाली मेज पर बैठ गई। लेकिन पहला निवाला लेने से पहले ही प्रमिला जी किचन में आ पहुंची। चित्रा, तुम्हारे चाचा आए हैं, उनके सर में दर्द है, पहले उनके लिए चाय बना दो, बाद में खाना खा लेना। चित्रा ने बेबसी से उनकी तरफ देखा, लेकिन एक पल भी देरी किए बिना उठ खड़ी हुई। उसे पता था कि अगर जरा भी टाल मटोल की तो चाची के ताने सुनने पड़ेंगे। उसने जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फ्रिज से दूध निकाला। तभी उसका सिर हल्का सा घूम गया और उसने किचन के काउंटर का सहारा लिया। नजरें अनजाने ही अपनी रखी हुई थाली पर टिक गईं, लेकिन चाचा को चाय देने से पहले खाना खाना संभव नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि चाची ये सब जानबूझकर करती हैं, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। जल्दी से चाय बनाकर उसने ट्रे में रखी और चाची को दे आई। फिर जाकर बैठी और पहला निवाला लिया। जैसे ही खाना पेट में पहुंचा, उसे राहत महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने चुपचाप उन्हें पी लिया और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। अभी और घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाना था और वहां अगर देर हो जाती तो उनकी बातें भी सुननी पड़ती। जब वह तैयार होकर घर से निकलने लगी, पीछे से चाची की आवाज आई, जरा जल्दी आ जाना, रात का खाना भी बनाना है। तुम्हारी वजह से रोज देर हो जाती है, कहीं इधर उधर घूमने मत लगना। चित्रा बस सिर झुकाकर हाँ कह सकी। उसने कभी चाची के सामने बोलना सीखा ही नहीं था। सच तो ये था कि सुबह उठते ही पूरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और रोटियां बनाना सब उसी की जिम्मेदारी थी। फिर सारा दिन घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना और बदले में घर लौटकर आवारागर्दी के ताने सुनना। उसकी मेहनत की कमाई भी चाची उससे छीन लेती थी और उसे उफ कहने तक का हक नहीं था। 2 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था और तब से उसकी जिंदगी जैसे किसी और के हाथों की कठपुतली बन गई थी, जबकि उसके पापा उसके बचपन में ही उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। चित्रा की माँ का मायका नहीं था, इसलिए उन्हें हर हाल में ससुराल में ही रहकर गुजारा करना पड़ा। जब पति का निधन हुआ तो जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। उनके अपने माता पिता का देहांत बरसों पहले हो चुका था। अब वो लौटकर आखिर किसके पास जाती, इसीलिए उन्होंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मगर यहाँ भी देवरानी प्रमिला जी के हाथों उन्हें हर कदम पर अपमान और ताने झेलने पड़े थे। प्रमिला जी अपनी जिठानी और उनकी बेटी को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। उनके लिए इन दोनों का होना जैसे कांटों की तरह चुभता था। हालांकि इस घर में दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा था, फिर भी प्रमिला जी को अपनी जेठानी का वजूद सहन नहीं होता था।
उन्होंने चित्रा और उसकी माँ को इस घर से निकालने की कई कोशिश की, मगर उनके पति बीच में आ गए। वह कैसे अपनी विधवा भाभी और अनाथ भतीजी को लोगों के रहम करम पर छोड़ सकते थे। लेकिन प्रमिला जी ने इस घर में उनकी जिंदगी दुखों से भर दी। साफ साफ कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो अपना खर्च खुद उठाना पड़ेगा। उन दिनों चित्रा 10वीं कक्षा में थी। परीक्षा देने के लिए फीस भरनी थी और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए चित्रा ने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वो इस तरह अपना और अपनी माँ का खर्चा चलाने लगी। लेकिन कुछ समय से उसकी माँ की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। डॉक्टरों ने लीवर की बीमारी बताई थी और इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी, जो चित्रा और उसकी माँ के पास नहीं थी। चित्रा की माँ ने 2 साल तक इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। चित्रा ने हर संभव कोशिश की उनका इलाज करवाने की, मगर हालत और बिगड़ती गई। एक समय ऐसा आया कि वह पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गईं और जरूरी काम के लिए भी उठ नहीं पाती थी। इस हालत में भी चित्रा को उन्हें छोड़कर ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता था, क्योंकि अगर वह भी घर बैठ जाती तो माँ की दवाइयों का खर्च कैसे चलता। वह भारी मन से घर से निकलती, मगर हर पल माँ की चिंता सताती रहती। चित्रा के पिता तो गुजर चुके थे और अब वह अपनी माँ को खोने का सोच भी नहीं सकती थी। वह उनके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, मगर एक रोज जब वह शाम को घर लौटी तो माँ का निर्जीव शरीर उसका इंतजार कर रहा था। जाने किस पहर उनका निधन हो गया था, जबकि सुबह घर से निकलते वक्त उनकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। आज उसकी तो माँ ने उससे बातें भी की थी, नाश्ता भी किया था। चित्रा के दिल में उम्मीद जगी थी कि शायद अब वो जल्द ठीक हो जाएंगी, मगर उसे क्या पता था कि घर लौटते ही उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। उसका इकलौता सहारा उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका होगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि आंगन में भीड़ लगी हुई है। मोहल्ले के लोग जमा थे और दूर के रिश्तेदार भी धीरे धीरे आ रहे थे। चित्रा हैरानी से सबको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब क्यों रो रहे हैं। तभी उसकी बुआ किरण आगे बढ़ी, उसे गले लगाकर रोने लगी और कान में धीरे से बोली, तेरी माँ अच्छी जगह चली गई हैं बेटा, तू गम मत कर। चित्रा की सांस थम सी गई। उसने बुआ को स्तब्ध नजरों से देखा और माँ के कमरे की ओर भागी, मगर कमरा खाली था। किसी ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से उनकी डेड बॉडी कुछ ही देर में आने वाली थी। चित्रा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसी पल घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी और उसमें से सफेद कपड़े में लिपटा माँ का शरीर उतारा गया। उस रोज चित्रा ने जी भर कर रोया था, इतना कि उसकी चीखें सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई थी। उसके माता पिता एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए थे। चित्रा ने अपनी आंखों से अपनी माँ के पार्थिव शरीर को कंधों पर उठते देखा और फिर वह होशो हवास खो बैठी थी। उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं रही। माँ को शमशान घाट में चिता पर रख दिया गया और चित्रा बिल्कुल अकेली रह गई। कई दिनों तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन तो लोग सहानुभूति जताने आते रहे, मगर धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में लौट गए। कोई यह सोचने को तैयार नहीं था कि चित्रा पर कैसी विपत्ति टूट पड़ी है और वह कितनी अकेली हो गई है। चित्रा घर में ही सिमट कर रह गई थी। जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रही थी, वह तो अब इस दुनिया में ही नहीं थी, तो बाहर जाकर काम करने का उसका मन भी नहीं करता था। उसने सब कुछ छोड़ दिया और घर बैठ गई। कब तक अपनी माँ के लिए मातम करती रहोगी? उसे गए 1 महीना हो गया है, लेकिन तुम्हारा दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह सुबह प्रमिला जी उसके कमरे में आ धमकी। कमर पर हाथ रख के चित्रा ने अनजान सी नजरों से उनकी तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि चाची गुस्से में क्यों है। अब मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी हो, प्रमिला जी ने तीखे लहजे में कहा। पूरा महीना हो गया तुम्हारी माँ को मरे हुए, तुम कब से फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करोगी? उनकी बात सुनकर चित्रा और परेशान हो गई। चाची, अब मैं क्यों पढ़ाने जाऊंगी? मैं तो माँ की दवा के लिए पढ़ाने जाती थी, अब वो नहीं रही तो किस लिए
जाऊं। माँ का जिक्र करते हुए उसकी आवाज भर्रा गई और आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने जैसे तैसे रोक लिया। अरे वाह, बड़ी सही बात कह दी तुमने, प्रमिला जी ने ताना कसते हुए कहा। तो अब क्या तुम इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है क्या? तुम्हें और तुम्हारी माँ को आदत पड़ गई थी मुफ्त में रहने की, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस घर में रहना है तो फिर से काम शुरू करो और जो भी कमाई हो मेरे हाथ पर रखो, तभी इस घर में रह सकती हो, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैंने कोई अनाथालय नहीं खोला है यहाँ। उनके जहर भरे शब्द सीधे चित्रा के दिल में उतरते चले गए। वह चुपचाप सिर झुकाए रोने लगी। उसे उम्मीद थी कि चाची उसके दुख को समझेंगी, लेकिन वो तो ताने मार रही थी। अब मेरे सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं, उठो, बाहर आओ और घर का काम करो। पूरा घर बिखरा पड़ा है, मैं तो समेट समेट कर थक गई हूँ, लेकिन मोहतरमा को कोई फर्क ही नहीं, बस खाना तैयार मिले यही आदत हो गई है। प्रमिला जी ने उसकी आंखों में झलकते आंसू देखे और बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। इतना जरूर था कि उनकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि चित्रा के कानों तक पहुंच गई। चित्रा का मन हुआ कि एक बार फिर फूट फूट कर रो ले, इस बार माँ के लिए नहीं बल्कि अपनी बदकिस्मती के लिए। मगर तभी चाची की चीखती हुई आवाज आई। वो उसे किचन में बुला रही थी। चित्रा ने आंसू पोंछे भारी मन से उठी और किचन में पहुंची, जहां प्रमिला जी उसका इंतजार कर रही थी। सिंक गंदे बर्तनों से भरा हुआ था और पूरा किचन फैला पड़ा था। पहले ये सारे बर्तन धो लो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करना। बहुत शौक मना लिया तुमने, मेरी तो काम करते करते कमर ही टूट गई, प्रमिला जी ने कहा और वहां से निकल गई। चित्रा चुपचाप सिर झुकाकर बर्तन धोने लगी। आंसू लगातार बह रहे थे, मगर पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद अब उसकी किस्मत में यही लिखा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी ताकि किचन का काम खत्म करके घर की सफाई कर सके, वरना चाची फिर से कुछ कहेंगी और उसका मन और टूट जाएगा। किचन का काम खत्म करके वह ड्राइंग रूम में आई। चाची अपने कमरे में थी, मगर उनके कमरे से आती आवाजें चित्रा को बाहर तक सुनाई दे रही थी। प्रमिला जी अपने पति पर गुस्सा हो रही थी कि उन्होंने अपनी अनाथ भतीजी को इस घर में रहने की जगह क्यों दी हुई है। मैंने इस अनाथ भतीजी का ठेका नहीं लिया जिसे आप मेरे सिर पर बिठाए हुए हैं, प्रमिला जी ने बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा। चित्रा को लगा जैसे किसी ने उसका दिल कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया हो, जबकि अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसके चाचा बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि वो हमेशा प्रमिला जी के सामने चुप रहना ही बेहतर समझते थे। उनकी तेज जुबान के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था, इसीलिए या तो वो चुप रहते या फिर घर से बाहर निकल जाते। चित्रा का दिल गम से भर गया। यह तो तय था कि इस घर में उसका कोई अपना नहीं था, वो पूरी तरह अकेली थी। चाची उसके साथ जैसा भी सलूक करती, पूछने वाला कोई नहीं था। अपनी माँ के निधन के बाद चाचा के घर में रहना उसके लिए कितना कठिन था, यह बस उसका दिल जानता था। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई थी। प्रतिभा जी के पड़ोसी का बेटा आलेख उस पर बुरी नजर रखता था। जब भी वह चित्रा को अकेला पाता उसके पास आ जाता, कभी बेहुदा बातें करता तो कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता। चित्रा उससे बचने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वह किसी न किसी तरह उसके सामने आ ही जाता। जब तक उसकी माँ जिंदा थी आलेख ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन माँ के गुजरते ही उसकी नजरों में गंदी चमक आ गई थी। चित्रा को उसकी आंखों से घिन आती थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगर वह इसकी शिकायत प्रमिला जी से करती तो वे कभी यकीन नहीं करती, बल्कि उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देती। पहले से ही वह उसे मुश्किल से इस घर में बर्दाश्त कर रही थी और कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है, ऐसी बातें ज्यादा सुनती तो उसका जीना हराम कर देती। इसी डर से चित्रा खामोशी से सब सह रही थी। उसके चाचा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी पत्नी को कुछ कह सके। उस रोज भी चित्रा घर में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वह इतनी थकी हुई थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, मगर इस घर में उसकी थकान या तकलीफ का एहसास करने वाला कोई नहीं था। वह सब्जी काट रही थी, तभी किचन के दरवाजे पर आहट हुई। उसने पलट कर देखा, आलेख दरवाजे के चौखट से टिके सीने पर हाथ बांधे आंखों में गंदगी लिए उसे घूर रहा था। उसका चाची के घर काफी आना जाना हो गया था। वो चाची के कुछ बाजार के काम
काम कर देता था। चाची खुश हो जाती थी। आलेख को देख चित्रा के हाथ कांप गए और उसने जल्दी से नजर फेर ली, लेकिन वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके बिल्कुल पास आ गया। चित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर चित्रा झटके से हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ था, जबकि आलेख के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने ढीठपन से कहा। आलेख, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर चाचा और चाची को बुला लूंगी और उन्हें तुम्हारी हरकतें बता दूंगी, चित्रा ने कांपती आवाज में कहा। उंगली उठाकर चेतावनी दी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आलेख ने उसकी हालत देखकर और भी मुस्कुरा दिया। जितना चाहो चिल्ला लो, लेकिन इस वक्त घर में कोई नहीं है, सब बाजार गए हैं, मैंने जाते देखा। अब इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। कहते हुए वह एक कदम और उसकी तरफ बढ़ा। आलेख की बात सुनकर चित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। वह अपनी आंखों में हैरानी लिए सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी, जिसकी बेशर्म निगाहें उसके अस्तित्व पर रेंग रही थी। उसने अपने चारों ओर दुपट्टा कसकर लपेटा ताकि आलेख की निगाहों से बच सके, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर उसके ऊपर लिपटा दुपट्टा झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। चित्रा के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। आलेख उसके बेहद करीब आ चुका था। उसे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही थी। वह किसी भी कीमत पर इस शैतान के हाथों अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आलेख इतना पास आ गया कि उसकी गर्म सांसों की तपिश से चित्रा का चेहरा जलने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर चित्रा को पकड़ना चाहा, मगर न जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। यह अचानक का झटका आलेख को चौंका गया था और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। यह मौका पाकर चित्रा तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। आलेख भी संभल कर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चित्रा ने बिजली जैसी फुर्ती से कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। गुस्से से तमतमाए आलेख ने दरवाजे पर लात मारी। इतनी मुश्किल से उसे यह मौका मिला था। कोई घर पर नहीं था और वह अपनी मनमानी कर सकता था, लेकिन चित्रा ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। चित्रा ने अपना मुंह हाथ में दबा लिया ताकि कोई आवाज बाहर ना निकले। वह दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू धारा की तरह बह रहे थे। आलेख कुछ देर और दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, फिर शायद मायूस होकर चला गया। तभी उसे प्रमिला जी की आवाज सुनाई दी, मतलब चाचा और चाची घर आ गए थे। चित्रा ने खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर कदम रखा। प्रमिला जी ने उसे खाना लगाने का हुक्म दिया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नजर उठाकर उनकी तरफ देख सके। इसके बाद कई दिन आराम और सुकून से गुजर गए। आलेख ने उसे तंग करने की कोशिश नहीं की और चित्रा को लगा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यह उसकी भूल थी। आलेख जैसा इंसान कभी नहीं बदलता। उस दिन चित्रा ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से बाहर गई थी। यह आखिरी घर था जहाँ वह पढ़ाने आती थी। इसके बाद सीधे घर लौटना था। अभी अंधेरा होने में कुछ देर थी जब वह ट्यूशन खत्म करके बाहर निकली, लेकिन सामने आलेख को खड़ा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। चित्रा को देखते ही वह खड़ा हुआ और हाथ के इशारे से उसे पास आने को कहा। चित्रा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वह उसके पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन समझ रही थी कि अगर वह उसकी बात ना माने तो वह यहीं तमाशा खड़ा कर देगा। मजबूरी में उसने खुद को संभालते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आलेख ने सीधे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर चित्रा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने घबरा कर कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, रोज भी तो जाती हूँ। उसकी बात पर आलेख का चेहरा तन गया। मैं तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, चुपचाप बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने सख्त लहजे में झिड़क दिया। चित्रा की हालत खराब थी। वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वह उलझन में खड़ी थी। तभी आलेख फिर बोला, जल्दी बैठो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे नखरे झेलो। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, चाची ने भेजा है, घर में मेहमान हैं, बहुत काम पड़ा है। उसने झूठ का सहारा लिया। चाची का नाम सुनकर चित्रा चुपचाप बाइक पर बैठ गई। उसने काले रंग की बड़ी शॉल कसकर लपेटी और उसके पीछे बैठी, लेकिन उसके कंधे को पकड़ने से बची रही। आलेख ने बाइक चालू की, लेकिन घर
जाने के बजाय रास्ता मोड़कर दूसरी दिशा में ले गया। चित्रा घबरा गई। आलेख, यह कहाँ ले जा रहे हो? यह तो घर का रास्ता नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाता रहा। अब सचमुच चित्रा की सांसें रुकने लगी थी। इससे पहले कि चित्रा कुछ समझ पाती, आलेख ने एक बड़े बंगले के सामने अचानक बाइक रोक दी। चित्रा बाइक से उतर गई। उसके लिए यह इलाका बिल्कुल अनजान था। वह हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। वे लोग इस समय शहर के एक कोने में खड़े थे। आलेख भी बाइक से उतरकर चित्रा का हाथ पकड़ते हुए सामने बने बंगले की ओर बढ़ा। आलेख, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? चाची घर पर इंतजार कर रही होंगी। अगर मुझे देर हो गई तो वो मुझ पर नाराज होंगी। चित्रा ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आलेख ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। फिक्र मत करो मेरी जान, आज के बाद चाची तुम पर कभी गुस्सा नहीं होंगी। दरबान ने आलेख को देखते ही गेट खोल दिया। चित्रा ने उसकी बात सुनी मगर समझ नहीं पाई। अगर वो उसकी बात का मतलब समझ जाती तो कभी भी उसके साथ इस बंगले में ना आती जहाँ उसकी बर्बादी छिपी थी। आलेख उसे लगभग खींचता हुआ बंगले के अंदर ले गया। लॉन पार करके दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वहां एक ठसक से बैठी हुई औरत थी। सुनहरे रंग के कंधे तक बाल, गोरा और साफ रंग और हल्का भरा हुआ शरीर। आलेख को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पुष्पा मैडम, मैं आपके लिए ये तोहफा लेकर आया हूँ। आलेख ने चित्रा को उसके सामने धकेलते हुए कहा। चित्रा ने अवाक होकर आलेख की तरफ देखा और पुष्पा ने मुस्कुराते हुए पास रखे बैग से नोटों की 3 गड्डियां निकालकर आलेख की तरफ बढ़ा दी। ये तो इस हीरे के हिसाब से बहुत कम है पुष्पा जी, आलेख ने नापसंदगी से कहा। पुष्पा ने अपने बैग से 2 गड्डियां और निकाल दी। अब चित्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी ही इज्जत का सौदा हो रहा था। आलेख, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चित्रा रोते हुए चीख पड़ी, लेकिन आलेख उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह तो बस नोट गिनने में लगा था। फिर वह चित्रा को वहीं छोड़कर निकलने लगा। चित्रा ने अपनी शॉल संभालते हुए उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा के मजबूत हाथों ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चीखती रही मगर पुष्पा उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गई और धक्का देकर अंदर बंद कर दिया। तेरा आशिक तुझे मेरे हवाले करके चला गया है। अब शोर मत मचा वरना तेरा बुरा हाल कर दूंगी, पुष्पा ने धमकी दी। चित्रा वहीं फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों में सदमे और बेबसी के सागर थे। 5 दिन बीत गए। चित्रा को कमरे में कैद रखा गया। बाद में दरवाजा खोल भी दिया गया क्योंकि उसे भागने का कोई मौका नहीं था। गेट पर 24 घंटे दरबान बैठा था, जिसे इसी का पैसा मिलता था कि बिना पुष्पा की इजाजत कोई बाहर ना जा सके। चित्रा ने हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की मिन्नत की, लेकिन पुष्पा के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराकर बोली, जब कोई अच्छा ग्राहक मिलेगा तब मैं तुझे बेच दूंगी, फिर आगे तेरी किस्मत। अब चित्रा रो रो कर थक चुकी थी मगर पुष्पा का पत्थर जैसा दिल नहीं पिघला। वह किसी भी तरह इस कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पुष्पा चित्रा के कमरे में आई। उसके हाथ में एक ड्रेस था। चित्रा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। पुष्पा ने वह ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पहनकर आज रात तैयार हो जाओ। इस शहर का सबसे बड़ा सेठ यहाँ आने वाला है। अगर उसे तुम पसंद आ गई तो वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएगा और अगर पसंद नहीं आई तो यहीं अपने मजे लेगा और चला जाएगा। पुष्पा ने मुस्कुराते हुए सारी बात साफ साफ बता दी। चित्रा ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। वह किसी सेठ की मौज मस्ती का सामान नहीं बनना चाहती थी, मगर कब तक बच सकती थी। पुष्पा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर वो उस सेठ को पसंद आ गई तो कुछ दिनों के लिए उसके साथ जाएगी। चित्रा को लगा कि यही एक मौका है इस बंगले से बाहर निकलने का। एक बार बाहर निकल पाई तो इस औरत के चंगुल से भाग सकती है, वरना पता नहीं और कितने दिन यहाँ रहना पड़े। उसने चुपचाप हामी में सिर हिला दिया। पुष्पा कमरे से बाहर चली गई। चित्रा ने उस ड्रेस की तरफ देखा, बेहद भड़कीला, सुर्ख रंग, बैकलेस और बिना बाजू का। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए, मगर उसे यह पहनना ही था। यहाँ से निकलने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी।
कुछ देर बाद वह उस हरे लिबास में आईने के सामने खड़ी थी। उसका नाजुक सा बदन उस ड्रेस में और भी उभर आया था। चित्रा ने आईने से नजरें चुरा ली। कमर तक आधे खुले बाल, हल्का हल्का मेकअप और चेहरे पर एक बनावटी सुकून जो उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। चित्रा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वह अपने ही अस्तित्व के इस तरह से बिकने पर बेहद आहत थी, लेकिन अब वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अगर हिम्मत कर ली है तो उसे निभाना भी होगा। थोड़ी देर बाद वह उस आदमी के सामने खड़ी थी जो हैरत से उसे देख रहा था। चित्रा की निगाहें जमीन पर गड़ी थीं, मगर वह आदमी उसकी उपस्थिति को पूरे तन मन से महसूस कर रहा था। पुष्पा अब तक इस हसीन लड़की को कहाँ छुपा कर रखा था? रंजीत सिन्हा ने हैरानी और अविश्वास से पूछा। पुष्पा के होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि तुम इस हीरे के असली कदरदार होगे, तभी तो मैंने इसे पिछले 4 दिन से तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। वह खुद भी दंग थी कि चित्रा बन संवर कर कितनी सुंदर लग रही थी। ठीक है, फिर इसे मेरे हवाले कर दो और इसकी जो कीमत मांगनी है ले लो, रंजीत सिन्हा ने कहा, जो पहली ही नजर में चित्रा पर दिल हार चुका था। चित्रा ने अपनी घायल आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। सफेद कॉटन के कुर्ते पैजामे में वह शख्स मर्दाना ठाठ का नमूना लग रहा था। घनी मूछों के नीचे उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली। चित्रा ने घबराकर नजरें झुका ली। उसकी यह अदा रंजीत को और भा गई। रंजीत ने पुष्पा को उसकी मांगी हुई कीमत दी और चित्रा को लेकर बाहर निकल आया। चित्रा ने जाते जाते अपने आप को चादर से ढकने की कोशिश की, मगर पुष्पा ने झटपट वह चादर खींच ली। चित्रा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, मगर फिलहाल वह मजबूर थी। चित्रा रंजीत सिन्हा के साथ बंगले से बाहर निकली। बाहर आकर वह हैरान रह गई। पुष्पा के बंगले के लॉन में रंजीत सिन्हा के कई पहरेदार खड़े थे और चित्रा का वहां से भाग पाना नामुमकिन था। वह रंजीत सिन्हा के पीछे सिर झुकाए चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, किस तरह यहाँ से छुटकारा पाए। इसी दौरान वे दोनों गाड़ी के पास पहुंच गए। मन्ना होते हुए भी वह गाड़ी में बैठ गई। रंजीत सिन्हा भी उसके बराबर में आकर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चित्रा की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी, जबकि रंजीत अपने मोबाइल में व्यस्त था। कुछ देर बाद गाड़ी रंजीत की हवेली के सामने रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो रंजीत ने उसे पीछे आने का इशारा किया और खुद गाड़ी से उतर गया। भारी मन के साथ चित्रा भी उतर गई। यहाँ भी पहरेदार की पूरी टुकड़ी खड़ी थी। चित्रा सबको चोर निगाहों से देखती रंजीत के पीछे पीछे कदम बढ़ा रही थी। रंजीत अपने कमरे में दाखिल हुआ। चित्रा भी उसके पीछे अंदर गई। रंजीत ने कमरे में आते ही मोबाइल को एक तरफ रख दिया, जबकि चित्रा गुमसुम खड़ी थी। वह यहाँ तक आ तो गई थी, मगर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रंजीत ने चौंक कर कहा, यहाँ तक आ गई हो तो अंदर आने में क्यों झिझक रही हो? उसका लहजा नरम था। अगले ही पल चित्रा उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रंजीत हैरानी से उसे देख रहा था। वह अपनी मर्जी से ही तो उसके साथ आई थी। रास्ते में उसने कोई विरोध नहीं किया था, तो अब क्यों ऐसे रो रही थी? कृपया मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मैं यह सब नहीं कर सकती, चित्रा ने हिचकियों के बीच कहा। उसके आंसू रंजीत के पैरों पर गिर रहे थे। चित्रा की यह हालत देखकर जाने क्यों रंजीत का मन पिघल गया। उसने गंभीर लहजे में कहा, लड़की, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर तुम्हें साथ नहीं आना था तो वहीं मना कर देती। वैसे भी मैं जबरदस्ती में विश्वास नहीं रखता, और पुष्पा ने मुझे बताया कि तुम ठीक लड़की नहीं हो। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें उसके पास बेच कर गया है। चित्रा ने तड़प कर सिर उठाया। मैं गलत लड़की नहीं हूँ, और जिसने मुझे बेच दिया वह मेरा प्रेमी नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी का बेटा था। उसने धोखे से मुझे बेच दिया। रंजीत ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अगर यह सच था तो वह किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने पूछा। चित्रा ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वे मुझे इस निर्दयी दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए हैं, जहाँ हर कोई मेरा सौदा करना चाहता है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उनके पड़ोसी के बेटे आलेख की नज़र शुरू से मुझ पर खराब थी। मैं उस घर में हर वक्त अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती थी। जब मैं उसके हाथ नहीं आई तो उसने मुझे धोखे से बेच दिया।
मैं 4 दिन से पुष्पा के घर में थी, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। मुझे लगा किसी तरह अगर घर से बाहर निकल जाऊँ तो बच निकलूँगी, इसीलिए मैं चुपचाप आपके साथ चली आई। लेकिन आपके साथ इतने पहरेदार थे कि मुझे भागने का मौका नहीं मिला। चित्रा के रोते हुए शब्द सुनकर रंजीत ने लंबी सांस ली। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, सिर्फ चित्रा के सिसकने की आवाज़ गूंज रही थी। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, रंजीत ने आखिर कहा, मगर तुम अपने घर जाने से पहले एक बार सोच लो। रंजीत सिन्हा ने गहरी आवाज में कहा, क्या वो लोग तुम्हें अपनाएंगे? तुम फिर उसी आदमी के सामने रहोगी जिसने तुम्हें बेच दिया था। उसकी ये कड़वी सच्चाई सुनकर भी चित्रा ने उन सब के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। मुझे बस अपने घर जाना है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी ये मैं बाद में देख लूंगी, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, चित्रा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ देर बाद रंजीत सिन्हा के साथ अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने घंटी बजाई तो दरवाजा चाची ने खोला। रात के इस समय चित्रा को घर के दरवाजे पर देखकर वह सन्न रह गई। चित्रा अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर सबके चेहरों पर सिकन आ गई। सबसे पहले चाची उसकी तरफ बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? घर से भागकर जाने किसके साथ मुंह काला करके वापस आ रही है? क्या जरूरत है तुझे घर आने की? हम तो सबको कह चुके हैं कि तू मर चुकी है। चाची लगातार उसे कोस रही थी। मैं घर से नहीं भागी थी चाचा, आलेख ने मुझे बेच दिया था, चित्रा ने चाचा की ओर बढ़ते हुए कहा। चाचा ने तुरंत पड़ोस से आलेख को बुलाया। उसकी माँ भी साथ आई थी। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते तुझे शर्म नहीं आती? आलेख की माँ ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए घर से बाहर फेंक दिया। वो लोग उसकी एक भी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। चित्रा बुरी तरह रो रही थी। वह कहाँ जाती? रंजीत सिन्हा अब तक घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि चाहे चित्रा सच कह रही हो, लेकिन उसके घर वाले उसे किसी भी हाल में नहीं अपनाएंगे। उसकी इज्जत पर दाग लग चुका था और अब चाहे वह लाख सफाई दे, ये दाग मिटने वाला नहीं था। चित्रा ने आंसू भरी नजरों से रंजीत की ओर देखा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रंजीत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस सब चीजों में सुबह हो गई थी। कुछ देर बाद गाड़ी कोर्ट के सामने आकर रुकी। चित्रा ने हैरानी से रंजीत की ओर देखा। तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं मानता हूँ कि यह फैसला मैंने जल्दी में लिया है, मगर मुझे उम्मीद है कि यह हम दोनों के लिए सही साबित होगा, रंजीत ने नरम लहजे में कहा। तुमने पहली नजर में ही मेरे दिल में जगह बना ली थी। आज जब तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर ला रहा था तो मेरा दिल कांप रहा था। तुम्हें खोने के डर से मैं कई लड़कियों से मिला हूँ, पर तुम वो हो जिसके साथ ठहर जाने को मन कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता पूरी वफादारी से निभाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में आ जाओ। अब मैं और किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इज्जत और सम्मान और प्यार के साथ रखूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। चित्रा ने रंजीत की आंखों में अपने लिए प्यार देखा और थककर अपनी आंखें मूंद ली। उसके लिए इतना ही काफी था कि कोई उसे अपनी जिंदगी में इज्जत से शामिल कर रहा है। उसने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया और रंजीत के प्यार को स्वीकार कर लिया। आज रंजीत और चित्रा की शादी को 2 साल हो चुके हैं। रंजीत पूरी वफादारी से चित्रा के साथ रिश्ता निभा रहा है। उसका परिवार पूरा हो चुका है। रंजीत और चित्रा की एक बेटी है। तीनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जब लोगों के जीवन में सच्चा प्यार आता है तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। अगर बिगड़े हैं तो सुधारने को भी राजी हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।